दोस्तों, जो हमारी राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। उसके बाद में वो मावली का युद्ध जीतते हैं और चित्तौड़ दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में शेरशाह सूरी गिरी सुमेर का युद्ध जीतने के बाद में चित्तौड़ की तरफ मुड़ता है तो उसे दुर्ग की कूंचे सौंप के समझौता कर लेते हैं। उसके बाद में मेवाड़ और मारवाड़ का संघर्ष हुआ था मालदेव के साथ में। फिर हाजी खां पठान के कारण फिर मालदेव और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की थी, जो सैन्य और रक्षात्मक नीति के तहत। ठीक है, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ और मुगल संघर्ष, यानी अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करेगा, तीसरा साका होगा, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मेवाड़ वर्सेस या मेवाड़ से मुगल संघर्ष। तो इसके क्या क्या कारण थे वो देख लेते हैं हम। फिर क्या हुआ, युद्ध का परिणाम क्या रहा, तीसरा साका हुआ था, उसमें जोर किन किन ने किया, केसरिया किस किस ने किया। तो 14 फरवरी 1556 को दिल्ली का नया शासक बनता है, वो बनता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो पंजाब के कलानौर में हुआ था। ठीक है, मेवाड़ पे आक्रमण करने के क्या कारण थे? तो मेवाड़ पे आक्रमण करने के एक कारण तो सबसे पहला यह था कि अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी अकबर की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, नागौर दरबार लगाया था, उसमें राजपूताना, तत्कालीन राजपूताना कहो या राजस्थान के अधिकांश शासक थे वो तो उसके अधीन हो गए थे, जैसे कछावा हो गए आमेर वाले, यहाँ का मारवाड़ का उदय सिंह हो गया, मोटा राजा उदय सिंह, और भी जो थे डूंगरपुर, बूंदी वाला हो गया। लेकिन ये जो मेवाड़ था, मेवाड़ का उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, और अकबर ये जानता था कि मुझे अगर अपने नवीन राज्य को अफगानों से बचा के रखना है तो राजपूतों से मित्रता करनी पड़ेगी या राजपूतों को अपने अधीन लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये कि मेवाड़ अगर उसके अधीन हो जाएगा तो मेवाड़ के साथ साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ का मित्र था इडर वो, और इस साइड में सिरोही, ये जो 4 रियासतें या 4 राज्य है वो भी अकबर के अधीनता में आ जाएंगे। ठीक है, एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था, एक कारण तो यह हो गया साम्राज्य विस्तार, और दूसरा कारण यह था रणथंभौर का दुर्ग। ये जो रणथंभौर दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग महाराणा उदय सिंह के पास था। ठीक है, तो अकबर चाहता था कि रणथंभौर दुर्ग पे उसका अधिकार हो जाए। क्यों कि रणथंभौर दुर्ग अगर अकबर के पास आ जाएगा तो वह यहाँ पे अपनी सेना रख सकता है, यहाँ से मालवा पे नियंत्रण कर सकता है, राजपूताना पे नियंत्रण कर सकता है, और उदय सिंह अगर उसके अधीन हो जाएगा तो वो चित्तौड़ में अपनी सेना रख के गुजरात पे निगरानी रख सकता है या गुजरात पे नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो एक तो रणथंभौर दुर्ग जीतना लेना चाहता था। तीसरा कारण यह था कि मालवा का एक बाज बहादुर था, मालवा का शासक, मांडू का शासक, महाराणा उदय सिंह ने उसे अपने यहाँ शरण दी थी। एक मेड़ता का जैमल राठौड़ था, उसे भी अपने यहाँ शरण दी थी। ठीक है, तो जब शेरशाह सूरी दिल्ली का सुल्तान था या शासक था तो उसने क्या किया कि मालवा के अंदर एक शुजा खां नाम के व्यक्ति को अपना हाकिम नियुक्त किया। ठीक है, बाज बहादुर, जिसका पूरा नाम नासिरुद्दीन बाज बहादुर खान था, वो स्वतंत्र शासक बन गया और मांडू में रहने लग गया, और मांडू से। लेकिन जो बाज बहादुर था वो संगीत प्रेमी था, उसकी एक बहुत ही सुंदर रानी थी जिसका नाम रूपवती था। अकबर को जब पता चला इस बात का तो उस पर मोहित हो गया और अदम खान नाम के अपने एक सेनापति को सेना दे के भेजता है मांडू। लेकिन रूपवती क्या करती है, एक हीरा निगल के आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, बाज बहादुर भाग के मेवाड़ आ जाता है महाराणा उदय सिंह के पास में। बाद में तो वो अकबर का मनसबदार बन गया था, लेकिन वो एक बार इनकी शरण में आ जाता है। ठीक है, 1562 के अंदर क्या करता है अकबर, सरफुद्दीन नाम का अपना एक सेनापति था, उसे मेड़ता पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। वो मेड़ता घेर लेता है और छल कपट से जैमल से मेड़ता छीन लेता है। जैमल राठौर भी क्या करते हैं कि मेवाड़ आ जाते हैं महाराणा उदय सिंह के पास में। महाराणा उदय सिंह उन्हें बदनौर की जागीर दे देते हैं, बदनौर की जागीर देकर अपना सामंत बना लेते हैं। ठीक है,
तो अकबर को ये लग रहा था कि जो मेरे दुश्मन हैं या जो मेरे से बगावत करके उदय सिंह के पास गए हैं, महाराणा उदय सिंह ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी है, इसलिए ये कारण ये था। तो बाज बहादुर और जैमल, बाज बहादुर और जैमल को शरण देना, ठीक है। अच्छा साहब, अब आगे क्या हुआ कि 1567 की बात है, चित्तौड़गढ़ पे अकबर का आक्रमण 1567-68 के अंदर। तो जैसे ये मान लो कि दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, दिल्ली से अकबर धौलपुर आता है, ठीक है। धौलपुर आने के बाद में क्या करता है कि धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में वो अपना पड़ाव डालता है सेना सहित, ठीक है। और वो यहाँ पे कुछ दिन रुकता है, शिकार करता है, और शिकार करते करते एक दिन की बात है कि महाराणा उदय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम शक्ति सिंह था, जो महाराणा उदय सिंह से नाराज था, वो अकबर की सेवा में था या मुगल दरबार में था। और इधर क्या है, अकबर शेरगढ़ दुर्ग में ऐसे बैठे बैठे बातें करता है कि राजपूताना के अधिकांश जो जागीरदार है वो मेरी अधीनता में आ गए हैं, एक मेवाड़ का जो महाराणा है वो मेरी अधीनता में नहीं आया है, उसे मैं अपनी अधीनता में लाऊंगा। तो ये बात जब शक्ति सिंह को पता चलती है तो शक्ति सिंह क्या करता है, वो वहाँ से रवाना हो जाता है और मेवाड़ आने के बाद में अपने पिता या महाराणा उदय सिंह को इस बात की जानकारी देता है, ठीक है। और ये जो बात है उसका स्रोत है वो है एक तो अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा जो अबुल फजल अकबर का दरबारी था, ठीक है। एक है अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली, ये रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी अमर काव्य वंशावली, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है शुरू से लेके महाराणा राज सिंह तक, ठीक है। और एक जो स्रोत है अपना वो है उदयपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास। ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी ये पुस्तक, ठीक है। तो मैं जो आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, अकबर का चित्तौड़ पे आक्रमण 1567-68 तीसरा शाखा होगा, उसके स्रोत अकबरनामा, अमर काव्य वंशावली और उदयपुर राज्य का इतिहास और राजस्थान का इतिहास जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखी है, ठीक है, उसके अनुसार पढ़ाने वाला हूँ। तो ये क्या करता है, धौलपुर आ जाता है और धौलपुर में ये बात होती है और शक्ति सिंह मेवाड़ आ जाता है और अपने पिता को ये बात बताता है। इधर क्या होता है कि उदय सिंह क्या करते हैं, अपने सामंतों के साथ आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं, आपातकालीन सभा बुलाते हैं, जिसके अंदर जैमल राठौड़, पता सिसोदिया, बेदला के सामंत ईश्वरदास चौहान और बागौर के सामंत सांगा सुंडावत, सलुम्बर के साईदास सुंडावत वगैरह वगैरह, ये सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद में ये एक निर्णय लेते हैं कि हम तो यहाँ रह के युद्ध करेंगे और महाराणा जी आप है जो पहाड़ियों में चले जाओ या कुंभलगढ़ की तरफ चले जाओ। तो उदय सिंह जो महाराणा जी है वो कहते हैं कि मैं यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उन्हें समझाते हैं कि हमारे पास में सिर्फ 8000 की सेना है, अकबर बड़ी सेना लेकर आए, शक्ति सिंह ने बता दिया था अकबर की सेना के बारे में, उसकी तोपों के बारे में, तो कि उसके पास में बड़ी सेना है, वो आके यहाँ किला घेर लेगा और क्या पता आप युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाओ या फिर आपको कैद कर ले, इससे अच्छा है कि आप पहाड़ियों में चले जाओ। तो ठीक है। महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं, एक रावत नैतसी नाम का व्यक्ति होता है, सामंत होता है उनका, उनके साथ में अपने परिवार को लेके कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इधर अब क्या होगा कि ये अकबर क्या करता है, धौलपुर से अपनी सेना को मांडलगढ़ भेजता है, ठीक है। मांडलगढ़, जो मांडलगढ़ दुर्ग था या किला था, वो महाराणा उदय सिंह के अधिकार में था, जो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। अकबर है ना, एक तो आसफ खां और दूसरा वजीर खां के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना भेजता है। ये दोनों आते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पे घेरा डालते हैं और यहाँ का किलेदार था, उसका नाम था बल्लू सोलंकी है, उसके संरक्षण में था ये किला। बल्लू सोलंकी हार जाता है, ये इस किले पे आसफ खां और वजीर खां का अधिकार हो जाता है। ये घटना है सितंबर 1567 की, ठीक है। बल्लू सोलंकी है जो चित्तौड़ चला जाता है महाराणा के पास। बीच में मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि
महाराणा उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को बदनौर की जागीर दी थी। ठीक है, जब जयमल राठौड़ को यह सूचना मिलती है कि अकबर मेवाड़ पे आक्रमण करने वाला है, तो उन्हें दूध भेज के बुलाया जाता है, किसे, जयमल जी को। तो जयमल जी अपने सरदारों के साथ में बदनौर से चित्तौड़ की तरफ आ रहे होते हैं। तो बीच में उस टाइम तो नहीं था, लेकिन जो अभी वर्तमान का राजसमंद जिला है उसका एक गांव है जिसका नाम है देवथली गांव। देवथली गांव का एक मल्लू भील था जो बहुत बड़ा डकैत था। वो अपने साथियों के साथ में जयमल राठौड़ और उनके साथ में जो उनके साथी थे या सरदार थे उन्हें घेर लेता है और उनको लूटता है। तो लूटने से पहले उनको कहता है कि जो भी आपके पास में आपके तल ये हथियार और शस्त्र और जो घोड़े हैं या सोना चांदी है वो मुझे दे दो। तो जयमल राठौड़ अपने साथ में कोई सरदार होता है या उनका भतीजा कल्ला राठौड़ होता है, उसे कहते हैं कि आटे एक बटे, यानी तो वो जो साथ वाला सरदार होता है वो कहता है कि बटे, आटे नहीं। तो जयमल जी क्या करते हैं, अपने सरदारों को इशारा करते हैं और जो भी वो माल होता है वो मल्लू को, जो भील था वो डकैत था, उससे सुपुर्द कर देते। मल्लू भील सारा जो भी माल सोना चांदी था वो इकट्ठा कर लेता है। पर वो एक बात पूछता है जयमल जी से कि आपके पास में भी शस्त्र है, आप दिखने में भी सैनिक वेश के अंदर हो, आप चाहते तो मुझसे युद्ध कर सकते थे, मुझे हरा सकते थे, लेकिन आप बिना युद्ध किए जो ये आपका माल है या सोना चांदी है ये मुझे सुपुर्द कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है और आपने ये क्या पूछा, आठ है एक बटे। तो जयमल जी कहे कि मैं बदनौर का सामंत हूँ और महाराणा उदय सिंह जो है वो मेरे महाराणा है, या मैं उनके अंडर में हूँ और मेवाड़ के ऊपर अकबर आक्रमण करने वाला है, इसलिए मैंने पूछा कि भाई अटे लड़ांग बटे लड़ा। तो मेरे साथ वाले सरदारों ने मुझे उत्तर दिया कि अटे लड़ना हो तो की मतलब है कौन नहीं, वहाँ लड़ेंगे तो हम देश की रक्षा करते हुए अगर काम आएंगे तो हमारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा या हमारी जो मृत्यु होगी उसका कुछ महत्व होगा। तो जब ये बात मल्लू सुनता है तो वो कहता है कि मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, देवथली गांव, वो भी तो मेवाड़ के अंदर ही है और आप भी मेवाड़ के हो, मैं भी मेवाड़ के हो, हमारी मातृभूमि एक ही है या हमारी आपकी कर्म भूमि और मेरी मातृभूमि एक ही है, तो हम आपस में भाई भाई हो गए और मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी जो आक्रमणकारी अकबर है उससे युद्ध करूँगा। वो भी साथ में हो जाता है और मल्लू भील अपने साथियों के साथ में चित्तौड़ के दूसरे घेरे में जो अकबर ने घेरा लगाया था उसमें वो युद्ध करता हुआ काम आ जाता है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उसका जो स्रोत है वो है राजस्थान के वीर जुंजार और इस पुस्तक को लिखने वाले का नाम है डॉक्टर रघुनाथ तिवारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे कि अकबर अपने सेनापतियों को भेजता है, आसफ खान और वजीर खान को, वो क्या करते हैं, मांडलगढ़ पे अधिकार कर लेते हैं। इधर महाराणा जी को उनके सामंत है वो सलाह मशवरा देते हैं और कहते हैं कि आप पहाड़ों में चले जाओ या कुंभलगढ़ की तरफ चले जाओ। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 8000 मेवाड़ी राजपूतों की 8000 वीरों की सेना होती है। अकबर है जो मांडलगढ़ पहुंचता है। मांडलगढ़ के बाद में 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पहुंचता है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद में वो क्या करता है, उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है बख्शीश खान। बख्शीश खान को बुलाता है और आदेश देता है चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर घेरा लगाने का। तो बख्शीश खान घेरा लगाता है, उसे करीब 1 माह लग जाता है। 1 माह के अंदर वो क्या करता है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ऊपर चारों ओर घेरा लगा देता है। तो बख्शीश खान तो घेरा लगाता है। अकबर क्या करता है, अपने सेनापति आसफ खान को रामपुर का किला जीतने भेजता है, जो वो सफल हो जाता है। एक और व्यक्ति था जिसका नाम हुसैन कुल्ली खान था। हुसैन कुल्ली खान को महाराणा उदय सिंह का पता लगाने के लिए या महाराणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन वो असफल रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जैसे मान लो दुर्ग है, ठीक है, ये साफ दुर्ग है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये दुर्ग है जो मेजा पहाड़ी पे है। ठीक है, अकबर ने इस दुर्ग के चारों ओर घेरा लगवा दिया बख्शीश खान से। अब ये क्या करता है कि जिससे डायरेक्ट तो सेना मुगल सेना पास में नहीं जा सकती, क्योंकि दुर्ग के अंदर से गोले बारूद, आग लगे हुए बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े पत्थर, गर्म पानी, गर्म तेल, तीर, तलवारें, ये बंदूकें वगैरह वगैरह चला के वो पास में जाए तो मार दे। तो ये क्या करता है अकबर, 2 साबात बनवाता है। साबात ये होती है कि भैंसे या गेंडे की जो मोटी चमड़ी होती है उनको आपस में ऐसे मिला के सील के एक बड़ी सी दीवार टाइप बनाई, ये छत टाइप बनाई जाती है। जो सुरंग खोदने के बाद में, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ये सुरंग खोद दी, ठीक है, ये सुरंग खोदने के बाद में वो साबात ऐसे ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, ये साबात इस सुरंग से इतनी ऊपर होती थी कि सुरंग के अंदर अगर हाथी लेके कोई बंदा खड़ा हो जाए और भाला हाथ में लेके ऐसे मारे तो भी वो साबात को टच नहीं होती थी। तो ये साबात में से क्या करते हैं, 2 सुरंगें के तहत
दुर्ग की तलहटी तक पहुंच जाते। तलहटी तक पहुंचने के बाद में एक सुरंग के अंदर तो 120 मण और दूसरी सुरंग के अंदर 80 मण बारूद लगाते हैं। ठीक है। तीसरा ये होता है कि ये जो दुर्ग था ना, दुर्ग की जैसे मान लो दुर्ग का उत्तरी द्वार या उत्तरी दरवाजा था जिसका नाम है लाखोटिया बारी। लाखोटिया बारी, ये लाखोटिया बारी थी ना, लाखोटिया बारी पे क्या होता है कि एक तो अकबर खुद, एक अकबर का सेनापति हसन खां, एक इख्तियार खां और एक चगताई खां, ये लाखोटिया बारी के पास मोर्चा संभाल के खड़े होते हैं। ठीक है। और दुर्ग के अंदर जो लाखोटिया बारी है या उसको उत्तरी दरवाजा कहते हैं, ये छोटा दरवाजा है जो गुप्त मार्ग समझ लो। अंदर गढ़ के अंदर जयमल जी राठौड़ है वो कमान संभालते हैं। उसके बाद में जो पूर्वी दरवाजा है जिसे सूरज पोल कहा जाता है, सूरज पोल के बाहर तो कमान संभालते हैं सुजात खां, कासिम खां और राजा टोडरमल। अंदर है जो वो कमाल संभालते हैं सलुम्बर के रावत साईदास जी चुंडावत। ठीक है। फिर बाद में जो चित्तौड़ी बुरुज जो दक्षिण द्वार है, चित्तौड़ी बुरुज या इसको दक्षिण द्वार भी कहते हैं, इसमें मुगलों की ओर से तो मोर्चा संभालता है एक तो अब्दुल मजीद, दूसरा संभालता है आसफ खां, और दुर्ग के अंदर जो जिसके पास में कमान थी वो थी बल्लूजी सोलंकी के पास में। ठीक है जी। अब क्या किया कि इसने सुरंग खोद दी और बारूद लगा दिया दो सुरंगों के अंदर। एक सुरंग के अंदर तो लगाया 120 मण, दूसरी सुरंग के अंदर लगाया 80 मण। फिर इन्होंने क्या किया कि दोनों सुरंगों के बारूद को जलाया तो क्या हुआ कि जो एक 80 मण वाली थी वो तो फट गई और जो 120 मण वाली थी वो फटी नहीं। तो जब 120 मण वाली सुरंग फटी तो क्या हुआ, दुर्ग की दीवार थी वो गिर गई या क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये मुगल सैनिक थे वो अंदर प्रवेश करने लगे। लेकिन जो दुर्ग के अंदर जो मेवाड़ी सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि अंदर से बड़े बड़े पत्थर, गरम तेल, तलवार, ये तीर, गोलियां वगैरह की बौछार कर दी जो उन्हें रोके रखा। ठीक है। जब तक क्या हुआ कि जो 120 मण वाला जो बारूद की सुरंग थी ना वो भी फट गई। फटने से क्या हुआ कि जो मुगल सैनिक थे वो खुद ही मारे गए अपनी बारूद की सुरंगों से। अबुल फजल ने अकबरनामा जो फारसी के अंदर लिखा गया और उसका हिंदी में अनुवाद है वो किया डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने। तो अकबरनामा जो अनुवाद किया हुआ उसके पहले भाग प्रथम के पृष्ठ संख्या 282 के ऊपर लिखा हुआ है कि मुगलों के 200 सैनिक मारे गए थे और 200 मारे गए थे जिसमें से 100 तो प्रमुख सेनानायक थे, जिसमें से 20 को तो अकबर खुद पर्सनली जानता था। ठीक है। अच्छा जी। और क्या हुआ कि जो दुर्ग के अंदर से इन्होंने मुगल सेना को रोके रखा। अकबर को जैसे इसने अक्टूबर माह में यहाँ घेरा लगाया था और ये जो सुरंग है इसने दिसंबर या 17 दिसंबर को उड़ाई थी जिसकी आवाज़ 50-50 कोस में गूंजी थी, लेकिन अकबर को या अकबर की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। तो अकबर क्या करता है, छल कपट से सफलता पाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है कि अंदर से जैसे एक तो ईश्वरदास जी चौहान जो बेदला के सामंत थे और दुर्ग के अंदर वो धनुषधारी थे, मतलब जो भी धनुर्धर सेना थी उनके प्रमुख थे, वो उनके नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है। और एक डोडिया सांडा, ये डोडिया सांडा भी मेवाड़ का प्रमुख सेनापति था या सेनानायक था। तो ये पहले तो डोडिया सांडा को अपने पास में बुलाता है। डोडिया सांडा को अपने पास में बुलाने के बाद में अकबर अपनी ओर मिलाने के लिए डोडिया सांडा को प्रलोभन देता है। तो डोडिया सांडा एक बात कहता है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक आपका इस दुर्ग पे या किले पे या गढ़ पे अधिकार नहीं होगा, चाहे आप कितना ही कुछ भी करो। तो अकबर क्या है कि डोडिया सांडा की जो वाक चतुरता या बात करने की जो कला थी उससे प्रभावित होकर कहता है कि यार तुम कुछ इनाम मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो डोडिया सांडा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये कार्य करना कि हम जब लड़ते हुए मारे जाएं तो आप हमारे शवों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाहक्रम करवा देना या अंतिम संस्कार करवा देना। तो अबुल फजल लिखता है अकबरनामा के अंदर जब युद्ध में ये मारे गए थे तो राजपूतों का अकबरनामे में ऐसा लिखा हुआ है कि बादशाह अकबर ने राजपूतों के शवों को जलवा दिया था। ठीक है। ईश्वरदास जो चौहान की बात कर रहे थे उसे भी अकबर बुलाता है और प्रलोभन देता है, लेकिन ईश्वरदास चौहान भी वही जवाब देता है जो डोडिया सांडा ने दिया था। तब अकबर कहता है ईश्वरदास जी बेदला से कि तुम मुझे मुजरा करो और मेरी बात को स्वीकार करो और मेरी ओर मिल जाओ, तो वापस
ईश्वरदास जी चौहान जवाब देते हैं कि मैं आपको मुजरा रणभूमि के अंदर करूंगा। अकबर उससे पहले कहता है कि मैं गुण ग्राहक हूँ, यानी कि जिस व्यक्ति में गुण है मैं उसको समझने वाला हूँ, मैं उसको उचित स्थान होता है वो देने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरी ओर मिल जाओ। तो उस बात का जवाब देते हुए ईश्वरदास जी चौहान कहते हैं कि मैं रणभूमि के अंदर आपको मुजरा करूंगा, ठीक है। मैं वैसे अपने देश के साथ में या अपनी सौ जाति के साथ में या सौ धर्मावलियों के साथ में गद्दारी करने वाला नहीं हूँ। जब अकबर डोडिया सांडा और ईश्वरदास चौहान को अपनी ओर मिलाने में असफल हो गया तो उसने एक और युक्ति निकाली और जयमल राठौड़ को प्रलोभन दिया। जयमल राठौड़ को अकबर ने एक पत्र लिखा जिसमें यह लिखा कि जो मेड़ता दुर्ग है मेरे पास में वो तुम्हारा है, वो तुम मुझसे ले लो, और ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है ये मुझे दे दो। साथ में वो ये भी लिखता है कि ये जिसका दुर्ग है महाराणा उदय सिंह का, वो स्वयं इस दुर्ग के अंदर नहीं है, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें क्या है। तो जयमल राठौड़ उस पत्र अकबर के पत्र का जवाब देने के लिए वापस पत्र लिखते हैं जिसमें दोहा लिखते हैं कि हे गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण कुच्चा जय चित्रकूट दीदी मोहे दीवान। यानी कि यह गढ़ मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं जब तक असुर यानी राक्षस अंदर नहीं घुस सकता। कुच्चा मोहे चित्रकूटरी यानी इस गढ़ की जो चाबियां हैं वो दीदी मोहे दीवान, दीदी मोहे दीवान यानी दीवान यानी एकलिंग जी के दीवान यानी महाराणा उदय सिंह। तो इस गढ़ की चित्रकूट यानी चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो मुझे सौंपी और जब तक मैं जिंदा हूं जब तक तुम अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक दो और लिखते हैं साथ में कि जयमल लिखे जवाब यूं सुनिया अकबर शाह आण फिरे गढ़ ऊपरा पड़िया धड़ पातशाह। यानी कि जब तक जयमल गढ़ के अंदर जिंदा है जब तक अकबर तुम्हारी आण नहीं फिरेगी, आण यानी ये गढ़ तुम्हारा नहीं होगा। जब धड़ कट जाएगा, सिर कट जाएगा और धड़ लड़ता हुआ गिर जाएगा, जब तू सोचना या जब तुम्हारा यहाँ पे इस गढ़ पे अधिकार हो सकता है, ठीक है। तो अकबर का ये प्लान भी असफल हो जाता है। तो फिर अकबर क्या करता है कि राजा टोडरमल को भेजते हैं जयमल को समझाने के लिए। वही प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि मेड़ता तो तुम ले ही लो और मेड़ता के साथ में नागौर का दुर्ग है जो वो भी तुम रख लो, लेकिन ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है ये मुझे सौंप दो। तो फिर जयमल इसको टोडरमल को एक बात कहते हैं कि भूख ने मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर आ रजवट भूख अनोखड़ी मेटे मरिया चित्तौड़। कि नहीं तो मेड़ता दुर्ग या नागौर दुर्ग से ये भूख मिटने वाली है, आ रजवट भूख अनोखड़ी मेटे मरिया चित्तौड़। कि मैं मेटे मरिया चित्तौड़ यानी कि जब मर जाएंगे जब ये चित्तौड़ का दुर्ग मिटेगा। डेरे टोडर जाए ने कल्लो रणरी पाण जयमलगढ़ में जीव तो फिरे न असुराण। कि भाई तू जाओ डेरे अपने और रण की पाण यानी लड़े युद्ध करने की तैयारी करो, जब तक जयमल इस गढ़ के अंदर जिंदा है जब तक फिरे न असुराण यानी अकबर की आण या अकबर का अधिकार इस पर नहीं होगा, ठीक है। अकबर असफल हो जाता है जयमल जी राठौड़ को अपनी ओर मिलाने के लिए। जयमल जी राठौड़ एक दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वो जो दीवार टूटी हुई थी उसकी मरम्मत करवाते रहे थे। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से एक गोली चलाई जो जयमल राठौड़ की जांग में लग गई। जांग में लगने के कारण जयमल राठौड़ है जो घायल हो गए, ठीक है। फिर एक घटना और घटित होती है कि अकबर ने अक्टूबर माह में घेरा डाला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी 4 महीने हो गए और गढ़ के अंदर 8-10 हजार तो सैनिक थे, उनका परिवार था और 30-35 हजार चित्तौड़ की जनता थी या प्रजा थी जो उस गढ़ के अंदर थी यानी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर थी। तो रोज के कम से कम 40-45 हजार लोग हो गए जिनके रसद पानी की व्यवस्था करनी होती थी। और 4 महीने बीत गए थे, दुर्ग के द्वार बंद थे, बाहर दुश्मन या शत्रु खड़ा था और गढ़ के अंदर रसद खत्म हो रही थी। तो जोहर करने साका करने का निर्णय लिया गया, साका करने के बारे में। तो जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया या पत्ताजी सिसोदिया, पत्ताजी सिसोदिया चुंडावत। ये पत्ताजी चुंडावत है, ये आमेट के थे और जग्गाजी चुंडावत के पुत्र थे। और जो चुंडाजी थे महाराणा लाका के पुत्र, उनके मतलब चुंडाजी के पोते शियाजी के वंशज थे, ठीक है। और एक ईश्वरदास चौहान, ये ईश्वरदास जी है, ये बेदला के थे, बेदला के सामंत है, बेदला मेवाड़ के अंदर है। और महाराणा सांगा इन्हें राजौर यूपी से लेकर आए थे। ये माणिकचंद और चंद्रभान जिन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था उनके वंशज थे, इन्हें पूर्वीय चौहान कहा जाता था। और एक साहिब राठौड़ या साहिब खां राठौड़, साहिब राठौड़, और भी कई सामंत थे या राजपूत सरदार थे। तो इनकी स्त्रियों ने या इनकी पत्नियों ने, रानियों ने जोहर करने का निर्णय लिया। 23 जनवरी 1567 की बात है, 23 जनवरी 1567।
23 जनवरी 1568 को जोर करने का निर्णय लिया गया कि भाई जोर करेंगे, जोर के बाद में केसरिया होगा, यानी युद्ध होगा। जोर और केसरिया को साका कहा जाता था, यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका था। तो जयमल राठौड़, पता सिसोदिया, ईश्वरदास चौहान, साहिब खां राठौड़ और भी जो नेत्री वगैरह, सहसमल, इनकी जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हवेलियां थी उनमें से धधकती हुई आग की लपटें निकलने लगी और साथ में चंदन की लकड़ियां, नारियल और घी और जीवित मानव मांस की गंध आकाशों में फैलने लगी। अकबर बाहर खड़ा था चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, तो उसने वो जलती हुई ज्वाला को देख के आश्चर्यचकित होकर उसने अपने पास खड़े भगुनदास कछावा से पूछा कि ये क्या है। तो भगुनदास कछावा ने उसे बताया कि जब राजपूत मरने की तैयारी कर लेता है तो पहले जोहर करती है उनकी परिवार की स्त्री बच्चे, फिर बाद में केसरिया होता है जिसमें वो खुद, और इसलिए तुम सावधान हो जाओ, कल दुर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। तो ये जो जोर हुआ था, ये हुआ था 23 जनवरी 1568 को। यह हुआ था एक तो फूल कंवर राठौड़, फूल कंवर, ये पत्ताजी की रानी थी या पत्नी थी, पत्ताजी, ठीक है, पत्ताजी चुंडावत की, और जयमल राठौड़ की बहन थी। और सजन दे सोनग्रा, ये पत्ताजी की माता थी, ठीक है, ये पत्ताजी की माता थी और जग्गाजी चुंडावत की रानी थी, ठीक है। इसके अलावा भी गुलाब दे राठौड़, मदलेसा दे कछावा, भगवती बाई राठौड़ और ईश्वरदास जी की पुत्रियां और साहिब खां राठौड़ की पत्नी, इनके बच्चे, इन सब ने जोर किया था। नैण सिंह ने लिखा है कि कम से कम 700 से लेके 1000 तक महिलाओं ने जोर व्रत का पालन किया, या जोर व्रत में वो अग्नि के अंदर स्वयं को समर्पित कर दिया। और इसके बारे में एक दोहा है कि नाना गिगा गिगली जामन कामण गे बड़ बाड़िया निज हाथ सु करतो ऊंचो ने, यानी कि नन्ना गिगा गिगली अपनी बेटी, छोटे बच्चे, जामन यानी माता, कामण यानी पत्नी, निज जामन कामण गे यानी गे का मतलब घर, यानी पूरा घर था, जो भड़ बाड़िया निज हाथ सु, यानी भड़ का मतलब वीर योद्धा, बाड़िया निज हाथ सु, अपने हाथों से उनको अग्नि को समर्पित कर दिया। कर्तव्य ऊंचो ने, यानी कर्तव्य है जो ऊंचो ने, यानी ने का मतलब होता है मोह या प्रेम, प्रेम से ही उसका कर्तव्य है या क्रम है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, यह हुआ था 25 जनवरी 1568 ईस्वी को, ठीक है, जिसमें जोहर तो किया पत्ताजी सिसोदिया की रानी फूल कंवर दे के नेतृत्व में हुआ, फूल कंवर, और पत्ताजी की माता सज्जन दे सोनग्रा, सज्जन दे। और जो केसरिया हुआ था, केसरिया हुआ था, वो हुआ जयमल जी राठौड़, और पत्ताजी चुंडावत। तो जोर के दूसरे दिन दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। दुर्ग के अंदर बैठे जो मेवाड़ी सैनिक थे वो भूखे शेरों की तरह मुगलों पे टूट पड़े। युद्ध हुआ। जयमल जी राठौड़ के अकबर की संग्राम बंदूक से पैर में गोली लग गई थी जांग में, जिस कारण से वो घोड़े पे नहीं चढ़ पाए। तो जयमल जी राठौड़ का एक भतीजा था जिसका नाम था कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ वो अपने कंधों पे जयमल जी को, अपने चाचा को लेकर युद्ध लड़ते हैं। अकबर जब उन्हें देखता है तो अकबर के मुंह से आक्साद निकल जाता है कि ये कौन है, 4 हाथों वाले देवता है। इस कारण से कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। भयंकर युद्ध होता है। युद्ध करते करते जो जयमल राठौड़ है वो हनुमान पोल के पास वीरगति को प्राप्त होते हैं। कल्ला राठौड़ है वो भैरव पोल के पास में वीरगति को प्राप्त होते हैं। ईश्वरदास चौहान थे वो अकबर के हाथी मधुकर को पकड़ के उसकी सूंड काट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं रणभूमि के अंदर मुजरा करूंगा, और मुजरा करके कहते हैं कि अब देखो तुम कह रहे थे कि मैं गुणग्राहक हूं, तो मेरे गुणों को देखो। अबुल फजल लिखता है कि जो ईश्वरदास चौहान के बारे में कि ईश्वरदास चौहान ने पहले 30 लोग मुगलों के सैनिकों को मार दिया या काट दिया था। 15 और काटने के बाद में वो वीरगति को प्राप्त हुए या काम आए। और जो पत्ता सिसोदिया है जो इस युद्ध का
सेनापति था, या इसके पत्ता सिसोदिया और जयमल जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो पत्ता सिसोदिया को एक कादिरा नाम का एक हाथी था जो अपनी सूंड में पकड़ के पटक देता है और जिससे वो घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। पत्ता सिसोदिया काम आए थे रामपोल के पास में, ठीक है। तो हनुमान पोल के पास में जयमल राठौड़, भैरव पोल के पास में कल्ला राठौड़ और रामपोल के पास में पत्ताजी सिसोदिया, सूरज पोल के पास में साईदास चुंडावत, इन लोगों की वहाँ पे छतरियाँ बनी हुई है, स्मारक बने हुए। डोडा सांडिया था, वो लड़ता हुआ गंभीर नदी के पश्चिम तट पर पहुंच गया और वो वहाँ पे काम आया। तो ऐसे करते करते ये जो 23-24 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, 25 तारीख को 25 जनवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में अकबर क्या करता है कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो चित्तौड़ की निर्दोष जनता वो अंदर थी, जो किसान या प्रजा थी, वो अकबर से कहते हैं कि हमें इस युद्ध से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं था, हम तो अंदर थे। तो भी अकबर कोई उनकी बात मानता नहीं है और नरसंहार यानी कत्लेआम करवाने का आदेश दे देता है। और इस युद्ध के अंदर 35-40 हजार जो निर्दोष चित्तौड़ की जनता थी उनका कत्लेआम किया जाता है, मारा जाता है। जिस तथाकथित अकबर को हम मान कहते हैं उसके ऊपर ये अमिट काला कलंक है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि अकबर 3 दिन तक वहीं रुकता है 28 जनवरी तक। 28 जनवरी के बाद में अकबर यहाँ से अजमेर जियारत करने के लिए चला जाता है, क्योंकि अकबर ने जब इस दुर्ग को जीतने से पहले उसने एक व्रत लिया था कि जब मैं इस दुर्ग को जीत लूंगा, चित्तौड़ दुर्ग को, तो मैं पैदल अजमेर जियारत करने जाऊंगा। वो मांडल तक पैदल जाता है, उसके बाद वो हाथी पे बैठ के चला जाता है। 6 मार्च को वो अजमेर पहुंचता है। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग जीतने के उपलक्ष्य में मेवाड़ में एक एलची नामक सिक्का चलाया था, ये याद रखने योग्य बात है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि चित्तौड़ दुर्ग पे तो अकबर का अधिकार हो गया, मुगलों के अंडर में चला गया। और जो महाराणा उदय सिंह जंगलों के अंदर थे वो 4-5 माह के बाद में वापस आ जाते हैं और उदयपुर के अंदर रहने लगते हैं। उदयपुर में जो अधूरे पड़े महल थे उनका निर्माण कार्य करवाते हैं। और महाराणा उदयपुर कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर के अंदर रहते हैं। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इससे पहले एक बात, अकबर ने जयमल राठौड़ और पत्ताजी सिसोदिया की वीरता पे प्रसन्न होकर या मंत्र मुग्ध होकर उसने आगरा के अंदर इन दोनों की गजारूट हाथी पे बैठी हुई मूर्तियां लगवाई थी, जो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में तुड़वा दी थी। फिर बाद में यही मूर्तियां बीकानेर के अंदर लगवाई थी राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। निर्माण कार्य ये महाराणा उदय सिंह के निर्माण कार्य में क्या क्या है कि एक तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था, ठीक है, उदयपुर नगर बसाया। और इसके अंदर एक तो उदयपुर नगर के अंदर ही उन्होंने एक तो पानेड़ा महल बनवाए, जहाँ पे मेवाड़ के महाराणाओं का अभिषेक होता था, पानेड़ा महल बनवाए। और पिचोला झील के पास में उदय सागर झील बनवाई, उदय सागर झील बनवाई। यहाँ पे कुछ मंदिर बनवाए, उदय सागर झील के पास में मंदिर बनवाए जो राज सिंह के टाइम में औरंगजेब तोड़ देता है। और एक चौपट बनवाई यहाँ पे उदयपुर के अंदर ही। उदयपुर के अंदर ही चंद्र महल बनवाया, चंद्र महल जिससे सिटी पैलेस कहते हैं। इसको नेका चौपट कहा जाता है, नेका चौपट, नेका चौपट यानी ये मार्केट बाजार है। और ये जो मंदिर बनाया था उसका नाम उदय श्याम मंदिर था, जो पिचोला झील के पश्चिमी तट पे बनाया हुआ है। तो ये तो हो गए महाराणा उदय सिंह के निर्माण कार्य, ठीक है। अब महाराणा उदय सिंह के बारे में 2-3 बातें और है वो हम पढ़ लेते हैं। कर्नल टोड ने महाराणा उदय सिंह के बारे में एक बात कही थी, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर महाराणा उदय सिंह नहीं हुए होते तो मेवाड़ के पन्ने कुछ और ज्यादा उज्जवल हुए होते, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदय सिंह को शून्य सांस और विलासी शासक बताया, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ ओझा ने कहा कि महाराणा उदय सिंह न तो विलासी थे न उनका सांस शून्य था। उन्होंने मावली का युद्ध जीता था, हाजी खान पठान को हराया था, मालदेव राठौड़ को हराया था, और भी उन्होंने कई युद्ध जीते थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है उदयपुर राज्य का इतिहास, उसके अनुसार महाराणा उदय सिंह के 20 रानियां थी, 25 पुत्र थे और 20 पुत्रियां थी।